दोस्तों, पल्स इंश्योरेंस कंपनी पीएससीएल इंडिया लिमिटेड में जिन निवेशकों ने अपना पैसा निवेश किया था और वो पैसा फंस गया था, उस संबंध में सेबी उनसे आवेदन करवा रही है ताकि वो उनका पैसा वापस कर सके। इस संबंध में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं आवेदन करते टाइम पे निवेशकों की। तो उन दिक्कतों को देखते हुए पल्स इंडिया कंपनी ने माफ़ करें, सेबी ने एक FAQ जारी किया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों का जवाब दिया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर यादव और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं बात करूंगा उन सवालों पे जो सेबी द्वारा उन सवालों के जवाब दिए गए हैं और हमारे आवेदन पे आने वाले जो क्वेश्चन थे, जो दिक्कतें थीं, उन पे हमें बताया गया है कि हम उस स्थिति में क्या करें। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, किसी के पास बॉन्ड नहीं है, किसी के पास रिसिप्ट नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि पैसा कब आएगा, कैसे मिलेगा, और अगर धारक नहीं है, बॉन्ड धारक नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, तो उस हाल में क्या हम करेंगे। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए जो सेबी ने FAQ जारी किया है इस मार्च, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों, मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा जो हिंदी में FAQ जारी किया है उस पर। सेबी ने इस संबंध में 2 FAQ जारी किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं इंग्लिश वाला भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो YouTube देखने वाले लोग हैं वो हिंदी में ही जानकारी लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए पहले मैं हिंदी में ही आपको बता देता हूँ। कुछ सवाल हैं जिन पे मैं आपको बता दूं। जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जिन मामलों में प्रमाण पत्र के धारक की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, क्या उन मामलों में नॉमिनी उसके लिए रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है कि नहीं, और अगर करता भी है तो उसे कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो सेबी द्वारा ही जो बात बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत जो इस समय आवेदन चल रहे हैं उसके अनुसार अभी इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाया गया है कि नॉमिनी उसके लिए क्या आवेदन करे और कैसे आवेदन करे। अगर कोई सूचना आएगी भी तो उसको बाद में बताया जाएगा। मतलब अभी कोई इसकी डेट पता नहीं है कि ये ऐसे आवेदन करवाए भी जाएंगे कि नहीं करवाए जाएंगे। दूसरा जो सवाल लोगों का था वो ये था कि यदि PACL के प्रमाण पत्र पर नाम वैसा ना हो जैसा कि पैन कार्ड पे, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन पे अगर अलग अलग नाम हो तो क्या करें, ये सवाल है। तो इस पे सेबी ने कहा है कि आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको वो जैसे कि जो प्रमाण पत्र पे आपका नाम है वो वही नाम आप डालें जब प्रमाण पत्र की डिटेल मांगी जाए। जब पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी तो पैन कार्ड वाला नाम डालें, और जब आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाएगी और बैंक में अगर नाम अलग है तो फिर वहाँ पे भी आप वही नाम डालें जो बैंक में है। मतलब अलग अलग डिटेल मांगी जाएगी आपसे, अलग अलग डिटेल आप डाल दीजिए जैसा आपका डिटेल हो। जो भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो या नाम में थोड़ा मिस्टेक हो तो आप वैसा ही भरें जैसा कि वहाँ पे हो आपके उस डॉक्यूमेंट पे। यदि निवेश उस नाबालिग के नाम पर किया गया हो जिसके पास पैन कार्ड ना हो, मतलब कि अगर किसी 18 साल से कम के व्यक्ति के नाम पर PACL में खाता हो, सर्टिफिकेट हो, तो वो क्या करेगा। तो इसके लिए भी आप सेम उसी तरह से आवेदन करिए। पैन कार्ड की बात है तो पैन कार्ड तो आजकल नाबालिगों का भी बन जाता है, 18 साल से नीचे के व्यक्ति का भी पैन कार्ड बन जाता है। बस बात ये होती है कि उस पर उसका सिग्नेचर नहीं होता है पैन कार्ड पे, और शायद फ़ोटो भी नहीं होती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसका पैन कार्ड बनाइए और पैन कार्ड बन जाने के बाद उसका आवेदन कर दीजिए। पैसा कब लौटाया जाएगा? क्या पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाएगा? नहीं। क्या है कि पैसा ब्याज के साथ तो लौटाया नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि सेबी अपने जेब से कुछ देने वाली नहीं है। PACL की प्रॉपर्टी बेची जाएगी और प्रॉपर्टी बेचने के बाद जितने भी आवेदन हो रहे हैं उनकी गणना की जाएगी, उनका सत्यापन किया जाएगा, और तब देखा जाएगा कि निवेशकों का कितना पैसा फंसा है PACL के पास और PACL की प्रॉपर्टी कितने की बनती है। तो उस हिसाब से
हमें तो यही लगता है कि जो हमने जमा। दूसरा जो सवाल लोग पूछते हैं उसमें ये पूछते हैं कि दावे संबंधी फॉर्म आवेदन फॉर्म में डाली जाने वाली दावे की रकम की गणना कैसे करें। क्या निवेशक परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम के दावे की रकम के रूप में डाल सकता है। हाँ, ऐसा था पहले तो इन्होंने बताया नहीं था कि हमें मैच्योरिटी अमाउंट डालना है कि जितना हमने जमा किया है वो डालना है, लेकिन ये तो पता था कि जितना हमने जमा किया है मिलेगा उतना ही। लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया था कि हम क्लेम कितने का करें। लेकिन बाद में इन्होंने क्लियर कर दिया कि क्लेम हम उतने का ही करेंगे जितना हमने जमा किया है। मतलब कि जैसे कि मैच्योरिटी अमाउंट आपकी 2.5 लाख बन रही है, लेकिन आपने जमा किया 1 लाख, तो आप 1 लाख का ही क्लेम कीजिए, क्योंकि 1 लाख भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि किसी निवेशक के पास कोई रसीद ना हो, उसके पास केवल कुछ रसीदें हों और अंतिम रसीद ही हो, केवल अंतिम रसीद ही हो, या उसके पास बॉन्ड प्रमाण पत्र ना हो, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, ना हो, तो क्या वह धन वापसी हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में दावे की रकम कितनी मानी जाएगी। देखिए, अगर बॉन्ड सर्टिफिकेट ही नहीं है, अगर सर्टिफिकेट आप जैसे कि कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट को जमा कर दिया था PACL के ऑफिस में, तो उनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली थी, वो आप लगा सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि फ़िलहाल खोए हुए बॉन्ड प्रमाण पत्रों या रसीद के संबंध में भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है। मतलब जो है अभी इन लोगों पे कोई विचार किया ही नहीं गया है जिनका बॉन्ड नहीं है, खो गया है। उसके बाद लिखा है कि यदि मूल दस्तावेज बॉन्ड प्रमाण पत्र या रसीदें PACL को सौंप दी हों, निवेशक के पास केवल PACL द्वारा जारी किया गया एक्नॉलेजमेंट ही हो, तो क्या वह ऐसे में धन वापसी हेतु आवेदन कर सकता है या कर सकती है। क्या धन वापसी हेतु आवेदन करते समय PACL के प्रमाण पत्र के बजाय ऐसे एक्नॉलेजमेंट की पर्ची अपलोड की जा सकती है। यदि निवेशक ने PACL के पास समस्त दस्तावेज जमा करके PACL लिमिटेड से कर्ज लिया हो, तो ऐसी स्थिति में वह धन वापसी हेतु आवेदन कैसे करे। तो इसमें ये इनका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है कि जो हमने पीछे बताया कि अगर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और उसके पास कुछ भी ना हो तो वो क्या करे। अगर उसके पास स्लिप है तो वो क्या करे, एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप मिली थी जमा करते टाइम पे, अगर वो भी ना वो हो या वो ना हो तो वो क्या करे। या फिर उसने अपने बॉन्ड पे कर्ज ले लिया हो तो ऐसे में वो क्या करे। तो इसका जवाब इसमें दिया गया है कि दावे संबंधी आवेदन प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में यह जरूरी है कि दावे संबंधी प्रस्तुत करने वाले निवेशक के पास मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र और किए गए भुगतान की मूल बकाया रसीदें हों, और साथ ही वह बॉन्ड प्रमाण पत्र की स्कैन की गई हुई प्रति के साथ साथ बकाया रसीदों की स्कैन की हुई प्रतियां भी अपलोड करें। तदनुसार दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ये जरूरी है कि निवेशक उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करे और संबंधित मूल दस्तावेज अपने पास रखे। और अधिक स्पष्टता के लिए कृपया धन वापसी रिफंड के संबंध में तैयार किया गया वीडियो देखें। फिलहाल समिति PACL द्वारा जारी किए गए किसी एक्नॉलेजमेंट के आधार पर भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है। मतलब इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि आपके पास अगर बॉन्ड नहीं है, रसीदें नहीं हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो आप आवेदन तो कर दीजिए, लेकिन अभी इस पे भुगतान संबंधी कोई विचार नहीं किया गया है, ये बाद में बताया जाएगा। अधिक से अधिक कितनी रसीदें अपलोड की जा सकती हैं। अधिक से अधिक आप जितनी चाहें रसीदें अपलोड कर दीजिए। वहाँ पे ऐड रिसिप्ट का ऑप्शन आता है, आप लास्ट में 4th ऑप्शन में वहाँ पे आप ऐड करते जाइए और अपलोड करते जाइए। उसके बाद पूछा गया कि क्या PACL के मामले में संबंधित रिफंड है तो आवेदन कागजी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब ऑनलाइन के अलावा क्या ऑफलाइन भी इसको जमा किया जा सकता है क्या। तो हम आपको बता दें कि इसको ऑफलाइन जमा नहीं किया जा सकता। इस ऑफलाइन अगर हम सेबी ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए अगर विचार करें भी तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। जगह जगह ऑफिस बनाने होंगे, कर्मचारी रखने होंगे, फालतू के पैसे खर्च होंगे। इसीलिए सेबी ने इसको ऑनलाइन ही रखा है, क्योंकि ऑनलाइन में खर्चा कम आता है। जो निवेशक पहली प्रक्रिया
जो 2,500 की प्रक्रिया पिछले साल में सेबी ने कहा था आवेदन करने के लिए, तो जो लोग वंचित रह गए थे, जिन लोगों ने उसका आवेदन नहीं किया था या नहीं कर पाए थे, तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं? तो हाँ, वो इस बार आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया सेम वैसी है जैसी अन्य सर्टिफिकेट की है। क्या किसी पड़ोसी देश का कोई निवेशक पैन कार्ड के बदले दूसरे देश के पहचान पत्र व सबूत प्रस्तुत कर सकता है? तो देखिए, अगर अपने देश के अलावा दूसरे देश का कोई निवेशक है तो अभी वो आवेदन नहीं कर सकता। क्या कोई निवेशक रद्द किए हुए चेक, बैंक प्रमाण पत्र के बदले बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर सकता है? हाँ, कर सकता है। पहले देखिए ऐसा बताया नहीं था, लेकिन अब बता रहे हैं कि ऐसा वो आवेदन कर सकता है। और जो पासबुक अपलोड करेगा उस पर उसकी डिटेल होनी ज़रूरी है, जैसे कि उस पर IFSC कोड होना चाहिए, खाता धारक का नाम सही सही दिखना चाहिए, अकाउंट नंबर सही सही दिखना चाहिए और ब्रांच की डिटेल सही सही उस पर दिखनी चाहिए। यदि यह एरर मैसेज आए कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार PSL का यह नंबर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, ये दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी लोगों के साथ कि जब वो सर्टिफिकेट का आवेदन करते हैं तो वहाँ पे ये कहता है कि ये सर्टिफिकेट नंबर हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, स्लिप और सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, मतलब स्कैन करी हुई कॉपी आप जो है, और अपना एक फ़ोटो आप और एक मोबाइल नंबर लिख करके, और आप एक ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी है nodalofficer@sebi.gov.in। इस पर आप मेल कर दीजिए और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। क्या धन वापसी हेतु आवेदन संबंधी वेबसाइट इतने पर भारत के बाहर भी खुल सकता है? इसका मतलब यह है कि जो सेबी पल्स रिफंड .co.in का जो साइट है, क्या ये भारत के बाहर भी खुलेगी कि नहीं? तो हाँ, बाहर भी ये खुलती है, लेकिन पाकिस्तान, चीन और रूस को छोड़ करके अन्य देशों में एक साइट खुल जाती है। एक बार जब एक्नॉलेजमेंट नंबर उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद पोर्टल में जानकारी में कोई बदलाव करने के लिए क्या करें? देखिए, मतलब एक बार फाइनल सबमिट होगा तभी एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा, और एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। इस वेबसाइट के लिए किस ब्राउज़र का प्रयोग करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्रोम पे इसको ओपन कर सकते हैं। मैं अपने दावा संबंधी रजिस्ट्रेशन कैसे करूं? रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। मैंने भी वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, रसीदें होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए, और मोबाइल नंबर पास में ही रखें क्योंकि इस पर OTP जाता है। तो ये होना चाहिए। जियो के कुछ नंबर इस पर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अगर आपका मोबाइल नंबर सपोर्ट ना करें तो आप नंबर बदल दीजिए। और दूसरा इस पर सवाल है लोगों का कि मैं अपने दावे संबंधी आवेदन के लिए लॉगिन कैसे करूं? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आवेदन करिए, और जब आपके पास ID पासवर्ड होगा तो फिर उसी के नीचे लॉगिन का ऑप्शन आता है सेबी की साइट पे, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। पासवर्ड बनाते टाइम पे एक आपको बता दें कि इसमें करेक्टर्स भी रखिए, इसमें न्यूमेरिक भी रखिए और इसमें स्पेशल करेक्टर्स भी रखिए। जैसे कि आपको पासवर्ड बनाना है ABCD@1 2 3 4 5, ऐसे आप जो है पासवर्ड बनाएं ABCD@1 2 3 4 5, लेकिन इसमें से ABCD में से कोई एक अक्षर कैपिटल लेटर में कर दीजिएगा, तभी पासवर्ड बनेगा। उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि दावे संबंधी आवेदन फॉर्म में मुझे कौन कौन सी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी? देखिए, वो तो अभी मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। आपको स्लिप की सर्टिफिकेट, बॉन्ड, FD है तो सर्टिफिकेट, बॉन्ड है तो भी उसका सर्टिफिकेट, और उसकी रसीदें चाहिए जितनी भी हों, कम से कम 2 रसीदें तो अपलोड करनी ज़रूरी होती हैं। आपको एक फ़ोटो रखना होगा अपना, एक पैन कार्ड होगा और एक मोबाइल नंबर, और बैंक की डिटेल के लिए चेक या बैंक लेटर या फिर पासबुक होनी चाहिए। मुझे कौन कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, वही जो मैंने अभी बताया। यदि मैंने अपना दावा संबंधी आवेदन फॉर्म पूरी तरह से ना भरा हो तो मैं वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अगर आपने आधा फॉर्म भर दिया और आगे आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप वहाँ से कट करिए, फिर लॉगिन करके आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। दस्तावेज़ किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे? देखिए, दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मैं उनको बता दूं कि दस्तावेज़ जो हैं वो आप PDF में, JPG में या JPEG में आप स्कैन कर सकते हैं। इसमें पूछा जाता है, कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ का आकार प्रकार कैसा होगा, मतलब
कलर होंगे या ब्लैक एंड वाइट होंगे, किस टाइप के होंगे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज कलर स्केल पर होने चाहिए, मतलब कलर ही रखिए। पहले क्या बताया गया था, चाहे अभी भी साइट पे जब ओपन करेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि ब्लैक एंड वाइट रखें, लेकिन इसमें बताया गया है कि कलर रखें। तो कलर भी रख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिटेल से मतलब होता है, डिटेल कुछ भी रख सकते हैं। उसमें तो ये भी लिखा है कि जब साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है कि केवल कैंसिल चेक होना चाहिए या बैंक वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए। वहाँ पे बैंक पासबुक का नहीं लिखा है, लेकिन बैंक पासबुक का अब बताया जा रहा है कि हाँ बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन सफलतापूर्वक हो गया है? देखिए जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जिसको आप PSL बॉन्ड के पीछे लिख दीजिए और अपना पासवर्ड याद रखिए। मैंने जो जानकारी सेव कर ली है, क्या मैं जानकारी से हटा सकता हूँ? देखिए आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, और अगर इसके लिए बदलाव करना भी होगा तो 30 अप्रैल के बाद भी शायद इस पर पता चलेगा या विचार किया जाएगा। यदि मैं अपना पासवर्ड भूल जाऊँ तो क्या करूँ? अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो लॉगिन पर जाएँ और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, वहाँ से OTP जनरेट कर लीजिए, OTP डालिए और फिर नया पासवर्ड बना लीजिए। यदि मेरे पास पैन कार्ड ना हो तो मैं क्या करूँ? पैन कार्ड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पैन कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद पैन कार्ड कैसे बनाऊँ, ये कोई सवाल नहीं हुआ। पैन कार्ड कैसे बनाऊँ? पैन कार्ड तो जैसे सभी बनवाते हैं वैसे बनवा लीजिए। पैन कार्ड के लिए आप कहीं भी जाइए CSC केंद्र पे, आप वहाँ से आवेदन करिए, और या फिर घर बैठे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, घर बैठे भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं अपने आधार के से। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे भी अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। इस पर मैं अगले वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है कि यदि मेरे पास कोई बैंक खाता ना हो जिसमें मैं प्रथम धारक हूँ, ऐसे में क्या करूँ? मतलब मेरे पास खाता तो है लेकिन वो किसी न किसी के साथ ज्वाइंट है, तो मैं क्या करूँ? तो अगर आपके पास ज्वाइंट है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहाँ पे नाम पूछा जाएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस पर बैंक पे नाम पूछा जाएगा, तो वहाँ पे अगर आपका नाम भी है जैसा भी है तो उसको आप वहाँ पे डाल दीजिए। चाहे वो नाम आपका पहले पड़ा हो या बाद में पड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, नाम होना चाहिए। नाम है तो उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि यदि मेरा नाम विवाह के बाद बदल गया हो तो मैं क्या करूं? देखिए नाम बदल गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा वेट करिए, 30 अप्रैल के बाद उस पर सुनवाई होगी। अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है, देवी हो गया है या फिर सरनेम की बदल गया है, तो आप आवेदन कर दीजिए, वो पूरी तरह से मान्य माना जाएगा। अगर पूरा का पूरा नाम ही चेंज हो गया है तब तो आप इंतज़ार करिए, 30 अप्रैल के बाद इस पे जो है फैसला लिया जाएगा। शिकायत के लिए मैं कहाँ संपर्क करूँ? शिकायत के लिए जो है वो उस पर एक हेल्पलाइन नंबर है 0226121696। आप इस पे कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।